आगे के खत में बताती हैं कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी, और उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। तो अपनी डायरी के बारे में उसको पहले ही पता था कि ये मैंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं वो बाद में छपने वाली हैं, क्योंकि इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी कि जो भी इस बारे में इस दौरान जो जो घटनाएं हो रही हैं इनके बारे में विवरण देगा, उनकी डायरियों को पत्रिकाओं में छापा जाएगा। तो वो इस बात को लेकर बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं कि आगे जाकर मेरी डायरी छपेगी, और इसका शीर्षक भी ऐसा ही रखूंगी जिससे लोग जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अभी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती थी। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज्मू ईडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। तो हम काफ़ी डर गए थे जब ब्रिटिश के वायुयानों ने गोले बरसाए, बड़े बड़े गोले बरसाए, तो हमारा तो घर पूरा कांप गया था। और घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं, तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरें साइकिलें सब चुरा ली जाती हैं। तो ऐसी हालत थी यहूदियों की, वो छुप कर भी नहीं रह सकते थे। वो बाहर निकलते थे तो उनकी गाड़ियां भी चोरी हो जाती थी। वहाँ के डॉक्टर इलाज तक नहीं कर पाते थे। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रहा। तो इस तरह की घटनाओं का वर्णन एन फ्रैंक यहाँ पर बताती है। फिर बताती है कि छोटे बच्चे 8-8 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते थे और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते थे। इतने तेज मतलब वहाँ के छोटे छोटे बच्चे होते थे। फिर लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। चोरी पर टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों के नाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते थे। तो इस तरह से चोरियों की बात एन ने बताई। तो डच लोग थे, उनकी नैतिकता की बात बताई कि वे लोग अच्छे नहीं थे, सब भूखे हैं, नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन दो, दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्ड का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। तो ये सब की हालत यहाँ पर हो रही है। इसका एक लाभ भी हुआ, खाना जितना खराब होता जा रहा था बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में थे। तो बहुत कम लोग ही डच लोग ऐसे थे कि जो कि गलत काम कर रहे थे। तो इस तरह से अपनी बात इस खत के अंत में रखती है।